नमस्कार बच्चों, ट्राइंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। वज्र गुणन विधि से हमें ज्ञात करने हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 4 सवाल दिए हुए हैं। पहले के अंदर हम बारी बारी से सवाल करेंगे। तो पहला सवाल यानी पहले समीकरण युग्म दिए हुए हैं। इसमें पहले हमें ये ढूंढना है कि कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा कोई हल नहीं, या फिर कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक बार और याद दिला देता हूँ आपको कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तो ग्राफ के अंदर जो ये रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेद करती है और इसका केवल एक हल होता है जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे समीकरण युग्मों का केवल एक हल होता है। अब यहाँ पे देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो रेखाएं समपाती बनती है। दोनों ग्राफ की जो दोनों समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई रहेगी, यानी समपाती बोलते हैं इसको। इसमें अनेक अनंत हल होते हैं, यानी प्रत्येक बिंदु पे हल होते हैं, जिसको अनेक हल बोलेंगे अपन। a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2। आगे वाले दो बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है ग्राफ के अंदर, और ऐसी कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं होता। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हमें ध्यान में रखते हुए ये सवाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो अचर पद होता है ना उसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे पहले से लिया हुआ है, तो हम a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 कहलाएगा पहली समीकरण का x का गुणांक, ठीक है। b1 कहलाएगा पहली समीकरण का y का गुणांक, ऐसे आपको पता होना चाहिए होगा पहले से। ठीक है, तो a1 बटे a2 निकालूंगा मैं। a1 बटे a2 निकालूँ तो इसके आगे कुछ भी गुणांक नहीं है, गुणांक बोलते हैं इसके आगे जो भी संख्या हो। तो कुछ भी नहीं हो तो उसको अपन 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और a2 का मान है 3, तो यहाँ जाएगा 1 बटे 3। ठीक इसी प्रकार अब हम निकालेंगे b1 बटा b2। तो देखिए यहाँ पे b1 है -3 और b2 है -9। माइनस से माइनस कट जाता है 3 से एक बार, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 3। तो b1 बटे b2 भी 1 बटे 3 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे अपन c1 बटे c2। c1 है -3 और c2 है -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 बटे 2। तो यहाँ इसको देखते हुए हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे बन रही है स्थिति थर्ड, यानी तीसरी कंडीशन। तो हम लिख देंगे, क्योंकि a1 a2 तो 1 बटा 3 और b1 b2 भी 1 बटा 3 है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, c1 बटा c2 क्या नहीं है, बराबर। अतः इस समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो बच्चों ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको आगे सोल्व नहीं करना। किस कंडीशन में हमें आगे सोल्व करना है, अद्वितीय हल होने की स्थिति में। इसका कोई हल नहीं है तो अपन आगे हल नहीं करेंगे। अब इसी का दूसरा सवाल बच्चों, अब इसी का दूसरा सवाल, यहाँ समीकरण युग्म दिए हुए हैं 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। सबसे पहले जो ये अचर पद है ना, हम इसको LHS में लेके आएंगे, यानी इधर लेके आएंगे। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2x + y ये हो जाएगा -5 और बराबर में आ जाएगा 0।
अब इसको देखिए 3x प्लस 2y बराबर -8 बराबर 0, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम a1 a2 अनुपात निकाल लेंगे इनके। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर a1 है यहाँ पे 2 और a2 है 3, तो 2 बटे 3 आ जाएगा, कट रहे नहीं है तो ऐसा ही रखेंगे। b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2 यहाँ पे 1 है b1 और यहाँ पे 2 है b2। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन में हम तीसरा अनुपात नहीं निकालते, कारण क्योंकि यहाँ a1 a2 बराबर नहीं आ रहा b1 b2 के। अगर बराबर आता तो फिर तीसरे से तुलना करते हैं ताकि उससे पता रहेगी कि बराबर आ जाएगा तो संपाती होगी और बराबर नहीं आएगा c1 c2 तो फिर कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर होगी रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः इस समीकरण युग्म में अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अब इसको इस कंडीशन में आगे हल करना है। अद्वितीय हल होने की स्थिति में इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हमने ग्राफीय विधि पढ़ ली, प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली, विलोपन विधि पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि क्या होती है इसको समझिए आप। एक तो x बटा लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे y बटे, फिर बराबर लगाएंगे अचर पद को 1 लिख के फिर बटा लगाएंगे। अब देखो यहाँ बटे के नीचे क्या आएगा, ये समझने वाली बात है। यहाँ आएगा x का गुणांक छोड़ के बाकी गुणांक, तो x को छुपा लें अपन, तो यहाँ पे आ रहा है b1 b2 और यहाँ पे आ रहा है c1 c2, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 और b2। तो लिख देंगे, बटे में नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे इनको, b1 है 1 और b2 है 2, ये 1 और 2 लिख दिया नीचे। फिर इधर -5 है तो माइनस में लिखेंगे, -8 है तो माइनस में लिखेंगे, तो -5 और -8। तो ऐसा उतारते हैं इस सूत्र से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, अब y का गुणांक होता है ये वाला, यानी y वाले को छोड़ देना है। अब इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है उसको लिखेंगे, तो b1 के बाद में आता है c1 c2। ठीक है, तो ये -5 -8 पहले उतारना है और फिर इसके जस्ट बाद में इधर से घूमे तो फिर आता है a1 a2, तो यहाँ लिखेंगे a1 a2। ठीक है, तो यहाँ तो -5 ये -8, यहाँ लिख देंगे a1 a2 यानी 2 और 3, ऐसा उतारते जाएंगे। अब अचर पद को 1 से दर्शाना है तो अचर पद को छुपा लेंगे, तो उसके बाद आता है जस्ट इधर से घूमे तो 2 और 3, ये 2 और 3 लिख देंगे 1 के नीचे। फिर उसके बाद में आता है b1 b2, तो b1 है 1 और b2 है 2, तो 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको वज्र गुणन विधि से इसीलिए बोला जाता है, वज्र गुणा करना है, यानी इसको तो इससे गुणा करके लिखना है और इसको इससे गुणा करके लिखना है। ठीक है, फिर अंतर निकालेंगे इनका। तो समझिए x के नीचे आएगा -8 को 1 से गुणा कर देंगे तो -8, और इधर माइनस करना है तो पहले माइनस लगाएंगे। ठीक है, घटाना है अपन को, इनको गुणा करके, तो ये वाला माइनस और -5 को 2 से गुणा करेंगे तो -10 आता है, तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में -10। ठीक है, फिर वही बराबर का चिन्ह लगाएंगे, y लिख देंगे, नीचे बटा लगा देंगे। पहले इस वाले को गुणा करना है और इसको पहले लिखना है, तो -5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15 आ जाएगा। फिर घटाने वाला माइनस लगाएंगे। अब -8 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 दूना 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, 1 के नीचे लिखेंगे अपन इन दोनों को गुणा करके, 2 दूना 4 होता है। फिर माइनस लगाएंगे घटाने वाला, 3 एकम 3 होता है, तो ये प्लस में ही है, तो इसको बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हो ना, 3 एकम 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x के नीचे क्या आ रहा है, -8 और माइनस +10। ठीक है,
बराबर y के नीचे क्या आएगा -15, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, फिर बराबर 1 के नीचे आएगा 4 में से 3 गया तो 1, तो इसके नीचे तो 1 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो x के नीचे आएगा -8 और +10 में +2 बचेगा, बराबर y के नीचे आएगा -15 और +16 में से 1 बचेगा, बराबर 1/1। अब देखिए यहाँ पे तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों बटे वाली संख्याएं क्या है आपस में बराबर, तो हम x/2 को इसके बराबर भी रख सकते हैं, इसके बराबर भी रख सकते हैं। तो इसके बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x चर है और यहाँ पे भी y चर है, तो ऐसी अचर संख्या के बराबर रखते हैं ताकि अपन के पास किसका मान आ जाए x का। फिर इसको एक बार इसके बराबर रखेंगे जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा, फिर इस वाले को भी इसके बराबर रखेंगे जिससे हमारे पास y का मान आ जाएगा। इससे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा सोल्व। तो देखिए यहाँ पे x/2 को रख रहा हूँ मैं 1/1 के बराबर, तो वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो वज्र गुणा कर देंगे x को x से गुणा कर दिया तो x, 2 को x से गुणा किया तो 2 एकम 2, यानी x का मान हमारे पास आ गया 2। अब y/1 को 1/1 के बराबर रखेंगे तो y गुणा हो जाएगा तो y आएगा, और 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1 आएगा। तो बच्चों ये दोनों अपने आंसर हो गए। तो बच्चों आदित्य हल होने की स्थिति में अपन को सोल्व करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसका तीसरा सवाल दे रखा है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। ठीक है, तो इसको 20 को इधर लाएंगे, 3x - 5y - 20 बराबर 0 आ जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6x - 10y - 40 बराबर 0। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। a1/a2 आ रहा है यहाँ पे 3/6, 3 से काटेंगे 1 और ये 2 बार यानी 1/2 आ जाएगा। फिर b1 b2 निकालेंगे, b1 b2 है -5 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, यहाँ पे भी आ रहा है 1/2। इस कंडीशन में अपन c1 c2 निकालते हैं जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो c1/c2 -20 - -40। ठीक है, माइनस में तो माइनस में रखना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पे तीनों अनुपात सेम आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, चूँकि a1/a2 bराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, अतः इस समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसको आगे सोल्व नहीं करना क्योंकि अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमें आगे सोल्व करना है। तो बच्चों अब देखिए इसका चौथा सवाल। तो देखिए बच्चों अब चौथा सवाल, x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0 दिया हुआ है, यानी अचर पद इधर ही है, तो हमें इन समीकरणों को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा अनुपात निकालेंगे a1/a2, यहाँ पे a1 1/3 और a2 3 है, यानी 1/3 आ जाएगा। फिर निकालेंगे b1 b2 -3/-3, देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/1 या 1 भी लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं आ रहा, तो आगे c1 c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे चूँकि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। ठीक है, अतः इस समीकरण युग्मों का
अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि अभी हमने समझी थी दूसरे सवाल में। x बटे लिख के लिख देंगे, फिर y के नीचे बटा लगा देंगे, फिर बराबर 1 के नीचे भी बटा लगा देंगे। एक है अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले पद को छोड़ दीजिए, b1 b2 लिखेंगे जो कि क्या आ रहा है -3 ठीक है। तो यहाँ जाएगा -3 फिर लिखेंगे c1 c2, c1 है -7 और c2 है -15। अब y वाला छोड़ देंगे, बिल्कुल y वाला पद दोनों समीकरणों से छुपा देंगे इसको। इसके बाद में आता है c1 c2 यानी -7 -15। इसके जस्ट आगे जाएं तो अपन 1/3 लिखेंगे यहाँ पे। 1 और 3 लिखेंगे बटे क्या, ठीक है। ये 1 और 3 लिख दिया मैंने। अब अचर पद वाला देखेंगे तो अचर पद को छुपा देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 1 और 3, यहाँ लिख देंगे 1 और 3, यहाँ लिखेंगे -3 ये -3 और -3। सबसे पहले इस वाले को गुणा करना है इससे और फिर माइनस कर देंगे इसको गुणा करके, ठीक है। सभी में ऐसा करना है। ये विधि है, जो विधि आपको ध्यान रखना है, तरीका एक तरह से। तो x के नीचे आएगा -15 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस 45 हो जाएगा। माइनस प्लस 15 × 45, फिर घटाने वाला माइनस लगाएंगे। -3 को -7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 आ जाएगा प्लस का। ये प्लस में लिख दिया, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर प्लस में आ रहा है तो। फिर बराबर y के नीचे आएगा -21, -7 को 3 से गुणा कर दिया तो -21, फिर घटाने वाला -15 को 1 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बराबर 1 के नीचे आएगा -3 को 1 से गुणा किया तो -3, फिर घटाएंगे -3 को 3 से गुणा किया तो -9 आ जाएगा। यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे इसको तो x बटे 45 में से 21 गया तो यहाँ पे बचेगा 24 प्लस का, ठीक है। फिर बराबर y के नीचे आएगा -21 इधर तो, और इधर आ जाएगा माइनस प्लस 15। फिर बराबर 1 के नीचे लिखेंगे -3 और इधर भी माइनस प्लस 9 हो जाएगा। एक बार और सोल्व कर लेंगे तो x के नीचे 24 बराबर y के नीचे 21 में से 15 गया तो -6 बचेगा। ये -6 लिख दिया मैंने। फिर बराबर लगाएंगे 1 के नीचे आएगा प्लस का 6, क्योंकि -3 और +6 को +9 को सोल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बटे 24 को इसके बराबर रखेंगे और y बटे -6 को भी इसके बराबर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x बटे 24 बराबर रख देंगे 1/6 के, तो यहाँ जाएगा 1/6। नीचे से नीचे वाला काट सकते हो अगर कट रहा है तो, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है। तो यहाँ 6 से एक बार, 6 से 4 बार, 6 चौके 24। x को 1 से गुणा किया तो x, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 4। अब y बटे -6 को 1/6 के बराबर रखेंगे तो y बटे -6 बराबर 1/6। देखिए यहाँ से भी 6 से 6 कट जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा -1, ध्यान रखना है, मैं माइनस के अंदर है। y बराबर आ जाएगा, y को 1 से गुणा करके y हो जाएगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो y का मान आ रहा है हमारे पास -1। तो बच्चों यही हमारे आंसर है। आपको 6 से समझ में आए होंगे सवाल। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरे का पहला सवाल, इसके अंदर 2 सवाल हैं। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b के किन मानों के लिए, किन की जगह a और b की जगह क्या मान रखे कि इन दोनों समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों में इन समीकरणों को सोल्व नहीं करना, यानी x और y का मान नहीं ज्ञात करना,
हमें बस ये बताना है कि ए और बी की जगह क्या आएगा यदि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो ऐसी कंडीशन में हम इसको अचर पद को इधर लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो -7 को यहीं रहने देंगे और इसको भी यहीं रहने देंगे। वो कब होती है आवश्यकता, जब हमें x और y का मान पूछ रहा हो, ठीक है, यानी समीकरण का हल पूछ रहा हो। यहाँ समीकरण का हल नहीं पूछ रहा, बस ये गुणांक के अंदर जो a b आ रहा है इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो वो कंडीशन बनाएंगे जो अपरिमित रूप से अनेक हल में बनती है। तो लिखेंगे इन समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, यानी इन तीनों का अनुपात क्या होता है आपस में बराबर। तो हम इनका हल ऐसे निकालेंगे, a1 की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 रख दीजिए, a2 की जगह आ रहा है x का गुणांक कहलाता है a2 दूसरे समीकरण का, तो x का गुणांक ये पूरा है a b, तो यहाँ लिख देंगे a b, फिर लगाएंगे बराबर b1 है यहाँ पे 3 और b2 है यहाँ पे a + b। अब ये ए बी जो है ये चर नहीं है, ये क्या है अचर, ठीक है, यानी गुणांक के तो अचर में होते हैं गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C1 क्या है, यहाँ पे 7 है तो इसको प्लस में ले लो, इधर लाने की आवश्यकता नहीं, मैंने अभी भी बताया था। इधर है C2 ये पूरा है तो 3a + b - 2 ये C2 है, तो तीनों कंडीशन बराबर बन रही है अपने पास। तो हम क्या करेंगे a1 a2 को इसके बराबर भी रख सकते हैं, इसके बराबर भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको एक बार इसके बराबर रख लेते हैं और इसी को एक बार इसके बराबर रख सकते हैं, चाहो तो आप इसको इसके बराबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 2 समीकरण बनेंगे, उनको हल करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए 2/a - b को बराबर रख रहे हैं अपन 7/3a + b - 2 के, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या रख रहे हैं बराबर रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको पूरे को वज्र गुणा से गुणा कर देंगे, इसको 2 इनसे गुणा होगा और 7 इनसे गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 यानी 7a आ जाएगा यहाँ पे, और -b से गुणा करेंगे तो -7 भी आ जाएगा, ठीक है। 7 को इधर गुणा कर दिया और 2 को इससे गुणा करके इधर लिख देंगे, 3 और 3 दूना 6a। अब इसमें किधर भी लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पे तो वज्र गुणन विधि में तो कंडीशन होती है कि पहले इधर वालों को गुणा करके इधर ही लिखना होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को गुणा करके इधर भी लिख सकते हो, इन दोनों को गुणा करके इधर भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 को b से गुणा किया तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब ये जो चर वाले एक तरह से चर समझ रहे हैं हम यहाँ पे, अब समीकरण बना रहे हैं इस वजह से, तो a वाले इधर आ जाएंगे और b वाला भी इधर आ जाएगा। ये जो अचर है इसको उधर ही रखेंगे, तो 7a के साथ अपन लिख देंगे -6a, ये इधर आएगा तो माइनस में, फिर -7 भी ऐसा का ऐसा और -2 भी आ जाएगा बराबर -4 इधर बचेगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ बचेगा प्लस का a और इधर बचेगा -5b। 7 में से 2 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है, माइनस और माइनस दोनों जुड़ेंगे तो 7 और 2 9 जाएगा और माइनस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ रहे हैं अपन बराबर -4, इसको दे देंगे समीकरण 1। ये हमारे पास आ गई समीकरण 1। अब समीकरण 2 इन दोनों से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 3/a + b बराबर रखेंगे अपन 7/3a + b - 2 के। इसको पूरे पद को इसके बराबर रख दिया। अब वही वज्र गुणा करेंगे तो 7a
7a, 7 को इससे गुणा किया तो फिर प्लस 7b बराबर लगेगा बीच में। अब इसको इससे करेंगे, 3 तिये 9, 9a, 3 को b से किया तो 3b प्लस का, और 3 को -2 से किया तो -3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 आ जाएगा माइनस का। इनको इधर ले आओ तो 7a के साथ में -9a आ जाएगा, प्लस 7b ऐसा का ऐसा, ये -3 भी हो जाएगा बराबर -6। इसको सोल्व करके समीकरण 2 दे देंगे। तो 7a और -9 में माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 2a बचेगा, प्लस 7b और 3b में से प्लस का 4b बचेगा, है ना, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, -6। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। विलोपन विधि आसान होती है तो मैं दोनों को विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन विधि के लिए क्या होता है कि दोनों में से a या b का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन a का करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे a का गुणांक 1 आ रहा है और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो अपन को -2 नहीं लाना, बस आगे देख लो 2 आ रहा है तो 2 लाना है अपन को, एक जैसा कर देंगे। ठीक है, गुणांक को चिन्ह कोई सा भी हो, अगर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर -2 से गुणा कर दोगे तो फिर घटाना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी -2 है इधर भी -2a हो जाएगा, तो दोनों एक ही चिन्ह हो गए तो घटाएंगे इस कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 को किससे गुणा कर रहे हैं अपन, 2 से। तो देखिए समीकरण 1 × 2, फिर माइनस कर रहे हैं अपन समीकरण 2, तो इसको 2 से गुणा करके लिख दो 2a, फिर ये हो जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह होने पर प्लस करते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। -9, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 भी आ जाएगा यहाँ पे, 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर -8। ठीक है, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, फिर जोड़ रहे हैं अपन -2a प्लस 4b बराबर -6, और जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता। ठीक है, जोड़ रहे दोनों को क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना दोनों के गुणांकों के आगे, तो ये कट जाएंगे जुड़ने पर। यहाँ आएगा -18 में से प्लस का 4 गया तो -14b बराबर इधर भी आ जाएगा, -8 और -6 जुड़ के -14, माइनस से माइनस काट दो, b बराबर आ जाएगा 14/14, यानी b का मान आ जाएगा 1। ठीक है, b का मान कितना आ गया हमारे पास 1। अब इसको या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे b की जगह 1 रख देंगे, a ऐसा कैसा -9, इसकी जगह 1, b की जगह फिर बराबर -4, a बराबर आ जाएगा -9 बराबर -4, a बराबर आ जाएगा -4, ये इधर आते +9 हो जाएगा, a बराबर प्लस का 5 बचेगा क्योंकि +9 और -4, तो प्लस वाला बड़ा है तो 5 आएगा। ठीक है, तो a का मान तो हमारे पास 5 आ गया और b का मान कितना आया +1। तो बच्चों a और b के मान आ गए हमारे पास, और ये रख दे अगर इस समीकरण में, तो इन दोनों समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो अब इसका दूसरा सवाल है बच्चों, अब इसका दूसरा सवाल के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो बच्चों पहले वाली कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल था, तो हमने a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 रखा था। अब यहाँ पे कोई हल नहीं है इस समीकरण युग्मों का, और हमें निकालना है k का मान। तो इस कंडीशन में क्या होता है, a1 a2 तो बराबर होता है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होता, तो हम लिख देंगे इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। अतः इस कंडीशन में होती है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये बराबर नहीं होता। तो a1 यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 3। a2 कितना है 2k - 1। ठीक है,
अब देखिए b1 है यहाँ पे एक, कुछ भी नहीं है तो एक मानते हैं, और b2 है यहाँ पे k माइनस एक, फिर नॉट इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे बराबर नहीं है, एक c1 तो है एक और c2 है 2k प्लस एक। अब इनको समझिए, इसको और इसको हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, जबकि ये इन दोनों के बराबर नहीं है तो हम इसको इसके बराबर नहीं रख सकते। तो इन दोनों से हम मान निकालने की कोशिश करेंगे के का। तो देखिए 3/2k माइनस 1 को बराबर रख देंगे 1/k माइनस 1 के। अब वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो 3 को k माइनस 1 से गुणा कर दीजिए तो 3k से भी गुणा होगा 3k, और 3 माइनस 1 से भी गुणा होगा -3, फिर बराबर 1 को 2k से भी गुणा करेंगे, फिर -1 से भी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1। अब k को इधर ले आओ, 3k ये हो जाएगा -2k बराबर -1, ऐसा का ऐसा, -3 को उधर लेके जाएंगे तो +3 आ जाएगा। यहाँ 3k में से 2k गया तो k बचेगा, यहाँ -1 और +2 में +2 बचेगा। तो देखिए k का मान हमारे पास आ गया 2। तो बच्चों आज हम बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।